रेडियो के विकास क्रम के अंतर्गत पिछले भाग में हमने यह देखा कि आकाशवाणी के संचालन के लिए प्रसार भारती अधिनियम बनाया गया। आकाशवाणी में तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों के साथ लोकप्रिय कार्यक्रमों की जानकारी ली। इस अंतिम भाग में आकाशवाणी के प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रम और उदारीकरण के बाद निजी चैनलों के विकास की जानकारी हासिल करेंगे। शुरुआत से ही आकाशवाणी में शैक्षणिक कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। बम्बई स्टेशन पर पहली बार सन 1929 में स्कूल प्रसारण किया गया। बाद में मद्रास और कलकत्ता स्टेशन पर भी नियमित रूप से स्कूल प्रसारण शुरू किए गए। 1938 के बाद ऑल इंडिया रेडियो ने शैक्षणिक प्रसारण पर विशेष बल देना शुरू किया। आकाशवाणी में एक केंद्रीय शिक्षा योजना इकाई भी है। आकाशवाणी में प्रमुख रूप से प्रसारित होने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों की जानकारी इस प्रकार है। कुष्ठ उन्मूलन परियोजना। कुष्ठ रोग के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए आकाशवाणी द्वारा बीबीसी के साथ मिलकर यह परियोजना प्रारंभ की गई। संगीत और नाटकों से भरपूर इन कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और ओडिशा के सभी केंद्रों से प्रसारित किया गया। तिनका तिनका सुख ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली इस रेडियो श्रृंखला को पहले तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में प्रसारित किया गया। बाद में उड़िया और पंजाबी में भी इसे तैयार किया गया। ग्रामीण मुद्दों को उठाने वाला यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय रहा। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका ने आम लोगों में अपनी अच्छी पैठ बनाई। आम लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए विज्ञान भारती के नाम से राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका प्रसारित की जाती है। इसका अंग्रेजी रूप रेडियो स्कोप के रूप में प्रसारित होता है। परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अविश्वासों को दूर करने में इसकी विशेष भूमिका रही है। वयस्क शिक्षा और सामुदायिक विकास परियोजना सन 1956 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना को पूना के आसपास 144 गांवों में शुरू किया गया। यूनेस्को की मदद से शुरू की गई इस परियोजना के तहत ग्रामीण रेडियो फोरम बनाए गए, जिसमें सामुदायिक विकास एवं कृषि संबंधी कार्यक्रमों को सुना जाता और उसके बाद उन पर चर्चा की जाती। विश्वविद्यालय प्रसारण परियोजना 1965 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के लिए रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किए गए। ये कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए काफी उपयोगी साबित हुए। भाषा अध्ययन कार्यक्रम 1979-80 में प्रारंभ किया गया। आकाशवाणी और राजस्थान के शिक्षा विभाग ने इसे मिलकर शुरू किया। इसे रेडियो एवं पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था। इसके तहत जयपुर और अजमेर जिलों के प्राथमिक विद्यालयों को लक्ष्य बनाया गया है। इससे बच्चों का शब्द ज्ञान बढ़ाने में मदद मिली। बाद में इसी तरह की एक परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में प्रारंभ की गई। आकाशवाणी प्रसारण के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय के सहयोग से आकाशवाणी ने जनवरी 1992 में मुंबई, हैदराबाद और शिलांग में शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करने शुरू किए। इस परियोजना का लक्ष्य विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले परंपरागत छात्रों को सुविधा प्रदान करना है। आकाशवाणी इंटरेक्टिंग रेडियो काउंसलिंग सन 1998 में शुरू की गई। पहली बार शिक्षण संस्थानों और छात्रों के बीच की दूरी को पाटने के लिए इसे भोपाल के आकाशवाणी केंद्र ने शुरू किया। इसकी सफलता को देखते हुए बाद में यह कार्यक्रम लखनऊ, पटना, जयपुर, शिमला, रोहतक, जालंधर, दिल्ली और जम्मू केंद्रों से भी प्रसारित किया गया। ज्ञानवाणी चैनल सन 2001 में शुरू हुआ। यह देश का पहला शैक्षणिक रेडियो चैनल है।
विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय तकनीकी संस्थान आदि के कार्यक्रमों का प्रसारण इस चैनल के जरिए किया जाता है। इस चैनल का उद्देश्य शिक्षा को सुलभ बनाना है। इसके बाद शैक्षिक प्रसारणों की बारी आई और तय किया गया कि विशेष रूप से शैक्षिक प्रसारणों के लिए भी एक अलग समय रखा जाए और जिसमें प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी क्लास के बच्चों और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए ये कार्यक्रम प्रसारित किए जाए। इनके लिए भी आकाशवाणी ने अलग अलग समय निर्धारित किया। हालांकि अब तो प्रगति करते हुए जो स्वतंत्र रूप से शैक्षणिक चैनल भी आ गए हैं, जैसे ज्ञानवाणी, और इस तरह से अन्य सारे विभाग भी शैक्षणिक प्रसारण के लिए काम करने लगे हैं। इस तरह से प्रसारण की प्रक्रिया में लगातार शुरुआत होती गई और जो शैक्षिक प्रसारणों में भी कोशिश किया गया है कि जो कोर्स है या जो पाठ्यक्रम है उनके आधार पर कार्य तैयार किए जाएं। अभी भी इन दिनों अलग अलग अंग्रेजी सिखाने के माध्यम से भी जो प्रसारण होते हैं, जिसे अलग अलग तरह से बच्चों को तैयार करके प्रसारित किया जाता है। इसी तरह से इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से भी जो प्रसारण होते हैं उनमें सीधे विद्यार्थी अपनी समस्याओं को सामने रख सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों ने भी इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं कि जहां विद्यार्थीगण अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं या अन्य पाठ्यक्रमों के बारे में जान सकते हैं और उन्हें आगे भविष्य में जो अपने योजनाएं बनानी है या कैरियर संबंधी प्लान बनाने हैं उसके बारे में भी वो जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से ये शैक्षिक कार्यक्रम लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं और जिनमें इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का प्रसारण ज्ञानवाणी प्रमुख है। भारत में रेडियो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने पर भारत में भी रेडियो के सारे लाइसेंस रद्द कर दिए गए और ट्रांसमीटरों को सरकार के पास जमा करने के आदेश दे दिए गए। नरीमन प्रिंटर ने लाइसेंस रद्द होने की खबर सुनते ही अपना रेडियो ट्रांसमीटर खोल दिया और उसके पुर्जे अलग अलग स्थानों पर छुपा दिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं के अनुरोध पर नरीमन प्रिंटर ने अपने ट्रांसमीटर के पुर्जे फिर से इकट्ठे किए और मुंबई के चौपाटी की सीवीओ बिल्डिंग से 24 अगस्त 1942 को नेशनल कांग्रेस रेडियो का प्रसारण शुरू किया। इसी रेडियो स्टेशन ने गांधी जी का भारत छोड़ो का संदेश, मेरठ में 300 सैनिकों के मारे जाने की खबर, कुछ महिलाओं के अंग्रेजों द्वारा दुराचार किए जाने जैसी खबरों का प्रसारण किया गया। 12 नवंबर 1942 को नरीमन प्रिंटर और उषा मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया और नेशनल कांग्रेस रेडियो का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। नवंबर 1941 को रेडियो जर्मनी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतीयों के नाम संदेश आया, जिसमें उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भारत में रेडियो के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन था। 1942 में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई, जो पहले जर्मनी से, फिर सिंगापुर और रंगून से भारतीयों के लिए समाचार प्रसारित करता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक भारत में रेडियो का इतिहास सरकारी ही रहा। स्वतंत्र भारत में आम भारतीय को रेडियो चलाने की अनुमति नहीं थी। सरकारी संरक्षण में रेडियो का काफी प्रसार हुआ। 1947 में आकाशवाणी के पास 6 रेडियो स्टेशन थे और उसकी पहुंच 11% लोगों तक ही थी। आज आकाशवाणी के पास 223 रेडियो स्टेशन है और उसकी पहुंच 99.1% भारतीयों तक है। 1995 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रेडियो तरंगों पर सरकार का एकाधिकार नहीं है। सन 2002 में सरकार ने शिक्षण संस्थाओं को कैंपस रेडियो खोलने की अनुमति दी। 16 नवंबर 2006 को सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं को रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दी। इन रेडियो स्टेशनों पर भी समाचार या सामयिक विषयों की चर्चा पर पाबंदी है, पर इसे रेडियो जैसे जन माध्यम के लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। विविध भारती के बाद प्रसारण नीति में और लगातार बदलाव आए और यह विचार किया गया
कि एफएम पर भी प्रसारण प्रारंभ किए जाएं और आकाशवाणी के द्वारा एफएम प्रसारण भी प्रारंभ हुए। लगातार लोगों की जो मांग थी वो बढ़ती गई और कोशिश ये रही सरकार की भी कि वो लगातार रेडियो का विस्तार करे। इसी दौर में एफएम चैनल के निजी लाइसेंस जो सामान्य रेडियो केंद्र शुरू करने वाले लोग थे उनको बांटने का सोचा गया और ये एफएम लाइसेंस की एक नई नीति प्रकाश में आई। इसमें कुछ केंद्रों के बारे में नीलामी की प्रक्रिया अपनाई गई और हर शहर से रेडियो प्रसारण केंद्र प्रारंभ करने वाले संस्थानों ने बोलियां लगाई और उस बोलियों के आधार पर हर शहर को जो उनकी निर्धारित संख्या थी उस आधार पर एफएम प्रसारण दिए गए। इसमें आकाशवाणी के एफएम प्रसारण भी पहले से कार्य करते रहे थे लेकिन सबके लिए नीति समान रही। जो एफएम प्रसारण थे उन्हें केवल मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारण करने के ही अधिकार दिए गए। उन्हें जो समाचार प्रसारण के अधिकार प्राप्त नहीं थे और वो आज तक प्राप्त नहीं है। लगभग अभी थोड़े दिनों पहले भारत सरकार ने जरूर ये घोषणा की है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और संभवतः ये कोशिश की जाएगी कि एफएम प्रसारणों को भी समाचार प्रसारण के लाइसेंस दिए जाए। एफएम प्रसारण सामने आने के बाद भारत सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में भी इस प्रसारण को सामने लाने के लिए कम्युनिटी रेडियो के बारे में सोचा और खास कम्युनिटी के लिए रेडियो लाइसेंस निःशुल्क देने के लिए जहां एक सामाजिक सरोकार से वास्ता हो वहां निजी क्षेत्र में उन्होंने जो संस्थाएं थी या जो स्वायत्त सेवी संस्थाएं थी उनको निःशुल्क लाइसेंस देने का भी एक प्रयास प्रारंभ किया है। शैक्षिक संस्थानों को भी अलग से एक कम्युनिटी रेडियो के अंतर्गत ही एक रेडियो स्टेशन देने का जो कार्यक्रम है वो भी भारत सरकार की नीतियों में शामिल है। इस तरह से लगातार रेडियो का भविष्य उज्जवल हो रहा है और एक बात जो प्रारंभ से लेकर अब तक है वो ये है कि पहले ब्रॉडकास्ट हुआ करता था, अब ये नैरो कास्ट हो गया है। यानी तभी बहुत सारे विस्तार से लोगों के लिए मास के लिए प्रसारण होता था, लेकिन अब ये क्लास के लिए प्रसारण हो गया है और जो वर्ग विशेष के लिए अलग अलग प्रसारण किए जाने लगे हैं। तो इसलिए ब्रॉडकास्ट से होते हुए नैरोकास्ट तक आज का प्रसारण आ गया है और हो सकता है कि कल का भविष्य ये हो कि रेडियो प्रसारण से आम आदमी अपने सारी समस्याओं को आसानी से सुलझा सके। उदारीकरण की नीति और निजी चैनलों का विकास 90 के दशक में शुरू हुआ। 90 के दशक में जब देश में उदारीकरण की आर्थिक नीतियां आरंभ हुई तभी से निजी रेडियो चैनलों की संभावनाओं की जमीन तैयार होने लगी थी। सन 1993 में आकाशवाणी ने निजी निर्माताओं से रेडियो कार्यक्रम बनवाना आरंभ किया और यह प्रयोग लोकप्रिय भी रहा। दिल्ली और मुंबई में टाइम्स एफएम और मिड समूह ने आकाशवाणी के लिए जो कार्यक्रम बनाए उनमें एक नयापन होने के साथ साथ ताजगी भी थी जिसे लोगों ने खूब सराहा। आकाशवाणी को इससे भारी आय भी हुई। सन 1995 में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने हवाई तरंगों पर सरकार का एकाधिकार खत्म किया। जस्टिस पीवी सावंत और एस मोहन ने अपने निर्णय में कहा कि हवाई तरंगों का उपयोग देश के सभी नागरिकों को करने का अधिकार है और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हो सके। मार्च 2000 में सरकार ने देश के 40 बड़े शहरों में 108 रेडियो स्टेशनों को लाइसेंस देने के लिए खुली बोली लगाई। लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी को लाइसेंस फीस के अलावा अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा सरकार को देना था। निजी कंपनियां रेडियो के बाजार का सही अनुमान नहीं लगा पाई और सामान्य से अधिक बोली लगाई गई। कंपनियों को बाद में एहसास हुआ
कि किसी शहर में एफएम चैनलों से केवल 50-60 किलोमीटर तक ही सुना जा सकता है, इसलिए रेडियो चैनलों को केवल स्थानीय विज्ञापन ही मिल पाएंगे और जिनके दाम भी अधिक नहीं होंगे। बड़े शहरों में तो रेडियो स्टेशन शुरू करने का आरंभिक खर्च भी बहुत था। परिणाम स्वरूप बाजार के इस आकलन के बाद अनेक कंपनियों ने तो अपने लाइसेंस ही वापस कर दिए। सन 2001 में पहला निजी एफएम चैनल रेडियो सिटी नाम से म्यूजिक ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने बेंगलोर में आरंभ किया। निजी चैनल खुलने का सिलसिला 37 चैनलों पर आकर रुका। इनमें से अधिकांश कंपनियों ने लंबे समय तक घाटा उठाया था। स्थानीय विज्ञापन जुटाने के लिए एफएम चैनलों के सामने लोकप्रियता हासिल करने की चुनौती थी। केवल फिल्मी गीत सुनाने से यह सब संभव नहीं था, इसलिए चैनलों ने स्थानीय रचनाएं एवं स्थानीय वातावरण के अनुसार कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया। सड़क पर जाम, बाजार में खेल, स्कूलों में दाखिला, स्थानीय समस्याओं को उठाने वाले कार्यक्रमों को सुनाते हुए चैनलों ने जल्द ही शहर के लोगों की पसंद को पहचानना शुरू कर दिया। सन 2003 में सरकार ने डॉक्टर अमित मित्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया, जिसका काम था रेडियो उद्योग में विसंगतियों को दूर करने के लिए उसके विचार को गति देने के सुझाव देना। समिति ने लाइसेंस फीस कम करने और नियमों को थोड़ी ढील देने की सिफारिश की। 2006 में सरकार ने एफएम रेडियो में विस्तार देने के लिए इसके दूसरे चरण की शुरुआत की। मित्रा समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए सरकार ने नियमों में थोड़ी ढील दी और अब कम लाइसेंस फीस के साथ सालाना मोटी रकम के स्थान पर चैनलों को अपनी आय का निश्चित हिस्सा ही सरकार के साथ बांटना था। इस चरण में 91 शहरों की संख्या काफी थी। सरकार को इस बोली से करीब 100 करोड़ रुपए की आय हुई। इस बार अनेक समाचार पत्र समूहों ने रेडियो चैनल खोलने के लिए आवेदन दिए। इनमें दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, मलयाल मनोरमा, मातृभूमि, हिंदुस्तान टाइम्स, हेलो थाथी प्रमुख हैं, जबकि जी समूह, रिलायंस जैसी कंपनियों ने भी बोली लगाई। सन टीवी 67 शहरों में और रिलायंस 57 शहरों में लाइसेंस हासिल करने में सबसे आगे रहे और सन टीवी, रिलायंस एवं रेडियो मिर्ची देश के सबसे बड़े ऑपरेटर बनकर उभरे। देश में प्राइवेट एफएम चैनलों की मार्केटिंग में एक बाधा व्यवस्थित श्रोता अनुसंधान का न होना भी है। आकाशवाणी के पास अपनी श्रोता अनुसंधान इकाई है, लेकिन निजी चैनल के श्रोताओं को मापने के लिए कोई विश्व स्तरीय विधि नहीं है, जिसके अभाव में विज्ञापन दाताओं के लिए विज्ञापन संबंधी फैसले लेने में काफी कठिनाई होती है। दिल्ली और मुंबई में TAR लिसनरशिप स्टडी श्रोताओं की संख्या का आकलन करने की कोशिश करती है। प्रमुख एफएम चैनलों के नाम इस प्रकार हैं: एफएम गोल्ड प्रसार भारती द्वारा संचालित, एफएम रेनबो प्रसार भारती चलाता है, रेडियो मिर्ची टाइम्स समूह का है, रेडियो सिटी स्टार समूह द्वारा संचालित है, गो एफएम मिड डे समूह द्वारा संचालित, बिग एफएम रिलायंस समूह द्वारा संचालित, रेड एफएम MDTV समूह द्वारा संचालित, रेडियो टुडे इंडिया टुडे समूह संचालन करता है, रेडियो तड़का पत्रिका समूह द्वारा संचालित है, माय एफएम भास्कर समूह द्वारा संचालित, सूर्यन एफएम सन समूह द्वारा संचालित ये रेडियो चैनल हैं। धीरे धीरे एफएम रेडियो का जादू श्रोताओं के सिर चढ़कर बोलने लगा। चैनल नित नए प्रयोग करने लगे। रेडियो जॉकी श्रोताओं में लोकप्रिय हो गए। अब चैनलों में लोकप्रियता प्रतियोगिता बढ़ने लगी। विज्ञापन हासिल करने के लिए चैनलों ने अपनी अलग पहचान बनाना प्रारंभ की। विभिन्न कार्यक्रमों और रेडियो जॉकी की मदद से चैनलों ने श्रोताओं को हंसाया, रुलाया तो उन्हें सूचित भी किया, उनका मनोरंजन किया। चैनलों ने युवाओं को अपना प्रमुख श्रोता बनाया तो अलग अलग पसंदों के आधार पर कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाने लगा। जैसे सुबह कार में सुनने के घंटों के दौरान गानों के साथ सड़क जाम की स्थिति, दोपहर में गृहिणियों के लिए तो देर रात में अपनों से दूर रहने वालों के लिए गाने, हल्के फुल्के संगीत का प्रसारण। निजी चैनलों से आकाशवाणी की स्पर्धा सन 1999 में प्रारंभ हुई। सन 1999 में सरकार ने अपनी नई एफएम नीति की घोषणा की और प्राइवेट कंपनियों को एफएम प्रसारण के लिए आमंत्रित किया। सन 2000 में
देश के 40 शहरों में निजी कंपनियों को 108 चैनल चलाने का लाइसेंस बोली के आधार पर दिया गया। देश में यह पहला मौका था जब निजी कंपनियां रेडियो प्रसारण के लिए बोली लगा रही थी। अधिकांश कंपनियों ने अति उत्साह में सामान्य से अधिक मूल्य की बोली लगाई। मेट्रो शहरों में न केवल रेडियो चैनल स्थापित करना काफी महंगा काम था, बल्कि रेडियो के लिए विज्ञापन जुटाना भी बिल्कुल नया क्षेत्र था। हालांकि 2001 में पहला निजी चैनल बेंगलोर में स्थापित हो गया, लेकिन अधिकांश कंपनियां नए चैनल शुरू करने का साहस भी नहीं जुटा पाई और अपने लाइसेंस उन्होंने वापस कर दिए, जबकि आकाशवाणी के लिए पहले से ही उपलब्ध व्यापक ढांचे की मदद से नए एफएम चैनल शुरू करना कोई मुश्किल काम नहीं था। सन 2003 में आकाशवाणी ने दिल्ली के एफएम 1 को एफएम गोल्ड और एफएम 2 को एफएम रेनबो का नाम दिया। अब गोल्ड पर पुराने फिल्मी गीत प्रसारित किए जाने लगे और रेनबो पर नए एवं अंग्रेजी गाने प्रसारित किए जाने लगे। इसी वर्ष एफएम गोल्ड के प्रसारण 10 राज्यों के 21 स्थानीय रिले केंद्रों से भी प्रसारित किए जाने लगे। इस प्रकार यह चैनल राष्ट्रीय बन गया। हालांकि आकाशवाणी की मार्केटिंग निजी चैनलों की तुलना में अधिक आक्रामक नहीं रही, लेकिन कंटेंट के मामले में वह निजी चैनलों के मुकाबले अधिक भारी पड़ता है। इसका एक मुख्य कारण उसके पास एक समृद्ध संगीत लाइब्रेरी होना है, जिसका मुकाबला निजी चैनल लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। नए चैनल 700-800 गीतों की लाइब्रेरी से ही काम चला रहे हैं और वे अधिकतर नए फिल्मी गीतों पर निर्भर हैं, जबकि आकाशवाणी के पास संगीत का खजाना है। निस्संदेह आकाशवाणी अपने गौरवशाली अतीत के अनुसार अपने कार्यक्रमों में अनेक संहिताओं के भीतर काम करता है। इतना ही नहीं, आकाशवाणी के उद्घोषक एवं एंकर अलग तरीके के संस्कारों में काम करते हैं। यही कारण है कि आकाशवाणी आप लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। रेडियो के माध्यम से संप्रेषण करना एक सामाजिक कार्य है। कोई भी सामाजिक परिवर्तन एक वास्तविक परिवर्तन नहीं बन सकता जब तक वस्तु स्थिति में कोई परिवर्तन न हो। दयनीय एवं निंदनीय जीवन स्तर की सही स्थिति को देखने के लिए लोगों के दृष्टिकोण एवं विश्वास को प्रेरित किया जाना चाहिए। रेडियो उन्हें परिवर्तन के प्रति सचेत करता है और सामाजिक कुरीतियों के बंधन से मुक्ति के लिए उनमें जागरूकता पैदा करता है। रेडियो आज भी ग्रामीण एवं शहरी समाज के कमजोर वर्गों को सरकारी नीतियों एवं विकास कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान करने वाला एक शक्तिशाली माध्यम है। भारतीय रेडियो अर्थात आकाशवाणी विकास की ओर अग्रसर है तथा वह भारतीय समाज के परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में अभी भी अपनी गुणवत्ता बनाए हुए है तथा अपने सामाजिक सरोकारों को लेकर साथ चल रहा है। रेडियो की विकास यात्रा में जो परिवर्तन एफएम चैनल एवं रेडियो पेजिंग सेवा के रूप में दिखाई देते हैं, वे आज और आगे आने वाले दिनों में रेडियो की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी एक विकासशील देश में रेडियो का जो स्वरूप होना चाहिए, उसमें अभी बहुत कुछ नया करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों द्वारा, विशेषकर मीडिया विशेषज्ञों द्वारा रेडियो के बारे में तरह तरह की शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि आने वाले दिनों में रेडियो का स्वरूप कैसा होगा, क्योंकि जिस तेज गति वाली संचार क्रांति के दौर से हम गुजर रहे हैं, वह इतनी तेज है कि जिसका मुकाबला करना रेडियो के लिए कठिन तथा महंगा भी साबित हो रहा है। आज मुख्य प्रश्न यह है कि इस प्रतिस्पर्धा वाले क्रांतिकारी सूचना तंत्र में रेडियो को कैसे बचाया जाए। परंतु रेडियो विशेषज्ञ जोसेफ केपलर का यह मानना किसी हद तक ठीक है कि रेडियो आज भी प्रासंगिक है तथा इसकी गुणवत्ता इसकी गहरी पेट को सिद्ध करती है, क्योंकि रेडियो ही प्रसारण का वह एकमात्र माध्यम है जिसे आप चलते फिरते अर्थात किसी भी समय काम में लगे हुए, कार्यालय, यात्रा के दौरान अर्थात कहीं भी किसी भी रूप में बिना अपना मुख्य कार्य अवरुद्ध किए हुए सुन सकते हैं, जबकि दूसरे प्रसारण माध्यमों द्वारा ऐसा संभव नहीं है।